देश के मुख्य न्यायाधीश पर देश की सबसे बड़ी अदालत में जूता फेंकने जैसी घटना हुई और उसके बाद भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के आपत्तिजनक ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। इस मामले पर हमसे बात करने के लिए आज मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रखर छात्र नेता कंचना यादव जी। कंचना जी नमस्कार, आपका दास स्वतंत्र पर स्वागत है। किस तरह से कंचना जी इसे देखा जाए, क्योंकि आप भी युवा वर्ग से आती हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप देखिए युवा, वृद्ध, बुजुर्ग, तमाम एक सोच के लोग लगातार इस घटना के बाद से जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं वो शायद सभ्य समाज में तो उसकी जगह नहीं हो सकती। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपने ही मेंशन उसमें कर दिया एक सोच के लोग। एक सोच के लोग, वो कौन सोच के लोग हैं? वो ऐसे सोच के लोग हैं जो कि समाज में विभाजनकारी नीति को अपनाते हैं, जो असहमतियों को, जो चाहते हैं कि जगह ना हो, जो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे, जो चाहते हैं कि अदालतों पे, जो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पे, जो चाहते हैं कि मीडिया पर उनका पूरी तरह से कब्जा हो। वो वही सोच के लोग हैं। और कहीं ना कहीं वो मीडिया पे तो कब्जा पाए ही हैं। और अगर देखें तो ब्यूरोक्रेसी में भी कब्जा पाए ही हैं। और जो तीसरा फ्रंट है ये हमारा न्याय व्यवस्था, इसमें जो पूरी तरह से कब्जा नहीं पाए हैं, और खासकर और उसमें भी जो इनकी वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते हुए अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हो, मतलब इस देश में क्या सही है क्या गलत है उसके लिए न्याय करने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसके ऊपर जूता फेंकना यह दर्शाता है कि ये लोग आज भी उसी मनुवादी और सामंतवाद व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और इनसे कतई बर्दाश्त नहीं होता कि एक दलित व्यक्ति जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हो। बस यही एक इसका जवाब है। और आप देखें क्यों ये संविधान को नहीं मानने को तैयार होते हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है ये संविधान विरोधी गतिविधियां शुरू कर देते हैं, संविधान विरोधी बयान देना शुरू कर देते हैं। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि उसे भी, संविधान को भी ड्राफ्ट किए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। इसलिए इनको वो संविधान कतई पसंद नहीं आता है। और जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक ये मनुवादी मनुवादी जो लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, ये आज भी कहते हैं कि जो मनुस्मृति है वो संविधान से बेहतर है। और हमें लगता है कि सीजीआई के ऊपर चप्पल फेंकना, जूते फेंकना, और वो भी कोर्ट में, हमारा जो न्याय का मंदिर बोला जाता है उस जगह पर जूते फेंकना, ये दिखा रहे हैं, इनका ये संकेत है कि भले आप वहां पर बैठ जाओ, भले तुम सीजीआई बन जाओ, लेकिन पावर जो है वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। और यही वो संकेत था जिसके पीछे एक पूरा, आप देख रहे होंगे सर कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मतलब किसी को कोई डर नहीं। और डर कैसे भी हो जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो, सत्ता भी तो उसी विचारधारा की है, उन्हीं लोग के द्वारा करवाया जा रहा है सब, तो उन्हें डर कैसे होगा जी। लेकिन कंचना जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि विचारों की असहमति रहते हुए भी हम सब एक देशवासी होते हैं, भारतवासी होते हैं। विचारों में असहमति तो हो सकती है, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र कि आप ना केवल, जब चीफ जस्टिस ने तो सीजेआई ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ किया, उन्होंने जूता तक वापस करवा दिया, उन्हें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। लेकिन आज के समाज में तो इसे कमजोरी माना जा रहा है ना। उसके बाद से आप देखिए कि उस मैं उस आरोपी वकील का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी, ये भी एक पब्लिसिटी पाने का ही तरीका मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद से आप देखिए लगातार ट्वीट हुए जा रहे हैं, मुख्य सीजेआई के गले में हांडी बांध करके जो कुप्रथा जिसको छोड़ करके हम आगे बढ़े हैं वहां तक ले जाने की बात की जा रही है और खुलेआम हो रही है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो यूएपीए, वो एनएसए, वो पीएसए, जो कड़ी कड़ी धाराएं छात्रों पर लगती हैं, वैचारिक लोगों पर लगती हैं, वो सब धाराएं कहां गई? यहां तो सामान्य केस भी नहीं किसी के खिलाफ दर्ज हो रहा कि कोई जिससे असर पड़े, जिससे वो रोके। जी बिल्कुल। आपने सर लोकतंत्र की खूबसूरती की बात की। लोकतंत्र में जो भरोसा ही नहीं करता कि वो लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे देख पाएगा, वो असहमतियों की खूबसूरती कैसे देख पाएगा? हम बार बार कह रहे कि ऐसे लोग जो कि दंगा भड़का के सत्ता में बैठे हों, ऐसे लोग जो दूसरों के, आप रोहित वेमुला
हत्याकांड को देखिए ना, कि रोहित वेमुला का अगर वो नोट आप पढ़ लीजिए तो आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। वो लोग असहमतियों की जगह देंगे? बिल्कुल कतई नहीं जगह देंगे। लेकिन हमें लगता है कि आज जिस तरीके के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, आपने बताया कि वो गले में हांडी बांध के और वो जूते से मारा जा रहा है, क्या इनके ऊपर अभी तक केस एफआईआर नहीं दर्ज होना चाहिए था? लेकिन हमें लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपना बड़ा दिल दिखा के और उनका जूता भी वापस कर दिए कि उनको भी पुलिस मतलब कि कोई केस नहीं किए। लेकिन हमारा मानना है कि उन केस होना चाहिए था। कारण यह है कारण यह है कि अगर क्या किसी दूसरे व्यक्ति पर ऐसे जूता फेंका जाता, किसी दूसरे व्यक्ति का, वही उसी कोर्ट में, या मान लीजिए हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती? और अगर उस पर कार्रवाई होती और वो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको वैसे ही माफ कर देते? दूसरों के लिए फिर उनको सजा देना पड़ता। अगर वो दूसरे का केस होता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे होते, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सजा देते, कुछ तो उनका स्टेटमेंट होता, कुछ निर्देश होता, कुछ कार्रवाई होती। लेकिन जब उनके ऊपर आया, वो खुद बड़प्पन दिखाया कि वो जानते हैं शायद कि अभी भी जो समाज में विद्वेष पैदा करने वाले लोग हैं, हमारे एक जो है कि कार्रवाई कर लेने से समाज में जो विभाजनकारी पार्टियां हैं, जो विभाजनकारी लोग हैं, वो सामने आ जाएंगे और पूरी बहस देश में सीजीआई वर्सेस कहीं ना कहीं राइट विंग और सनातन जो अपने आप को ठेका मारने वाले लोग हैं, ऐसे हो जाएगा। उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, वो ज्यादा समझदार है। लेकिन हमारा मानना है कि सीजीआई को उन पर कार्रवाई करना चाहिए था, क्योंकि लोग उन पर इस नजर से देखते हैं कि कुछ गलत होगा तो फैसला लेंगे, कुछ गलत होगा तो वो न्याय देंगे। तो उनके ऊपर खुद को भी न्याय पाने की जिम्मेदारी, लेने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनको लेना चाहिए था। लेकिन हम उस सोच और व्यवस्था पे जाएंगे जिस सोच और व्यवस्था से आप आज चाहे जितने बड़े संस्थानों में चले जाइए, आज विश्वविद्यालयों में चले जाइए, आपको प्रोफेसर जो है वो अपने आप को सनातनी कहने वाले, हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाने वाले हर जगह भरे हैं। और इस देश का जो एससी समाज का, दलित समाज के लोग हैं, उसी विश्वविद्यालय में आपको जो टॉयलेट होगा उसको साफ करते हुए मिलेंगे। उनकी जगह प्रोफेसर की नहीं है, उनकी जगह कुलपति की नहीं है, उनकी जगह रेक्टर की नहीं है, उनकी जगह एचओडी की नहीं है, डीन की नहीं है। उनकी जगह जो दे दी गई है वो दी गई है कि आप टॉयलेट साफ करिए। आप ज्यादातर जो है कि टॉयलेट साफ करने वाले जो होंगे वो आपको दलित समाज से मिलेंगे। आप विश्वविद्यालय में भी उस व्यवस्था को देख सकेंगे। आप मीडिया में चले जाइए, बड़े बड़े एंकर हैं जो अपने आप को चीफ एडिटर और एडिटर ये कहते हैं, वो सब आपको एक ही जाति और एक ही वर्चस्व वाले मिलेंगे। लेकिन उसी मीडिया हाउसेस के जो टॉयलेट क्लीन करने वाले होंगे वो दलित समाज से मिलेंगे। तो आपको क्यों लगता है सर, ऐसा क्यों उम्मीद है कि कोई भी बोलेगा? आप चाहे खुद चले जाइए ना, कितने दलित, ये दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो दलित समाज से बने हुए हैं, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी के रहमो करम पे बने हैं, अपनी बदौलत बने हैं। अगर वही ऐसा फैसला दे जो आज सत्ता पक्ष के समर्थन में हो, जो सत्ता पक्ष को सूट करता हो, तो सत्ता पक्ष उनको हाथों पर लेकर चलेगी। और सत्ता पक्ष जो हमारे ओबीसी एसटी समाज से लोग आते हैं, उनको जब कोई पद देती है, कोई पोस्ट देती है, तो चाहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रहें। और ये कठपुतली बनाकर रखने वाले और पावर सेंट्रलाइज करके एक व्यक्ति के हाथ में रखने वाले, उनको कभी पसंद नहीं आएगा कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दलित समाज से बने, जिनके पास जो अपने माइंड से कोई भी फैसला ले, जो उनकी कठपुतली ना हो, जो उनके जरूरी नहीं है कि वो सत्ता के पक्ष में जहां सही होगा वहां फैसला देंगे। तो ये एक तरीके से इनके बर्दाश्त के बाहर है कि एक दलित समाज का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बन गया। और जो ये कह रहे हैं कि विष्णु पर आपत्ति किए थे, इसलिए जो है कि ऐसा कहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा। तो हमने भी सुना है सर कि यही पार्लियामेंट में विष्णु को, भगवान को, किसको किसको रम से और न जाने कौन कौन से शराब की है ना ब्रांड से जोड़ दिया गया था, और जोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वही संघी और राइट विंगर था। तो उसको पे तो उसको कोई जूता नहीं पड़ा, उसको नहीं मारा गया, क्योंकि वो किससे आता है? वो संघ परिवार से आता है, वो बीजेपी से आता है। और खुद जो एनडीए में बहुत सारे घटक दल हैं, आप चले जाइए, जीतन राम मांझी जी भी बहुत बार कमेंट किए हैं। आप चले जाइए, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोले, उत्तर प्रदेश में एनडीए के एक घटक दल ने सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला हुआ था। तो लेकिन उन पर सनातन विरोधी होने का कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि उनको उनकी जरूरत है ना, कि उन जातियों का वोट मिल जाए और अपने पास रखें। लेकिन सीजीआई
जो कि न्याय करने के लिए इस देश के न्याय का जो सबसे बड़ा मंदिर है वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर ऐसे मानसिकता वाले जाकर जूता फेंकते हैं। और अब आप यह भी देखिए ना कि देश के चैनल्स जो हैं, मीडिया चैनल जो हैं, उस व्यक्ति का बाइट चला रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जो वो कर रहा है वो कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम करके आया है, कोई क्रांतिकारी है वो, उसने कोई क्रांति कर दी है। ऐसे व्यक्ति का तो मतलब उसको तो सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? इस पे सवाल नहीं उठेगा कि न्याय का जो है और जजों का वो जो डिसेंट हम कभी कभी हम किसी बात पर रखते हैं तो हमें तो कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन किया जा रहा है। आप खुद सोच कर देखिए। कंचना जी जी, जो खतरा आपने बताया कि केस दर्ज ना करने से या उसको उसके किए की सजा ना मिलने से, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, आप इन चीजों को बखूबी समझती हैं, देखा है, झेला है, कि एक संदेश मैं ये जानना चाहता हूं कि गांव, ग्रामीण, देहात, जहां पर अभी भी दलितों का उत्पीड़न होता है, घटनाएं इस तरीके की आती हैं, तो इस तरीके से माफ कर दिए जाने और उसके बाद ये संदेश आना सोशल मीडिया से कि सरकार भी हमारी और सिस्टम भी हमारा, तो ये तो कहीं ना कहीं उस सोच को भी बलवती करेगा जो उत्पीड़न करती है और उसको साहस देगा जो उत्पीड़न करता है। जी बिल्कुल। और मैंने तो देखा कि जो तीन चार लोग बैठकर जो है कि कैसे सड़क पे मारा जाना चाहिए और कैसे जो है मैं होता तो ऐसे कर देता, ऐसे मतलब सीजीआई को जो प्लान बना रहे थे मारने का, वो अब सोशल मीडिया पे वो लोग लिख रहे हैं कि हम जो कह रहे थे वो हम वही कहेंगे, हम सही हैं, हाँ। हम झुकेंगे नहीं, इस तरीके का। वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर कार्रवाई हो जाती हम्म। तो इनकी हिम्मत नहीं होती। और कार्रवाई करना कोई गलत तो नहीं है ना, मतलब कि आप असहमत हो सकते हो, आप उनके किसी भी बात से असहमति अपनी दर्ज कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से सीजीआई को रोड पर खड़ा करके मारना, जूते से मारना, ये करना, आप बताइए ना, इस देश की 140 करोड़ जनता का विश्वास क्या कोर्ट पर रह जाएगा? हम्म। नहीं रहेगा। जिस पे पूरा दायित्व है कि वो आज ना कल, हम क्यों कहते हैं कि कोई भी बात होता है कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे? बिल्कुल, एक क्योंकि विश्वास। हमें मालूम होता है जब भी कुछ होता है और हमें मालूम होता है जब हमें जस्टिस नहीं मिलता है, जब हमारे पक्ष में कोई काम नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। हम्म। उस कोर्ट पर कैसे भरोसा रह जाएगा? इसलिए कार्रवाई होना बहुत जरूरी था और कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ उसी के ऊपर नहीं जिसने जूते फेंके, बल्कि हर उसके ऊपर जो कि इस देश के जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहता हो कि यहाँ पर खड़े होकर मानना चाहिए, जो कि एक फर्जी खबर चलाता हो, जो कि वीडियो बनाकर इस तरीके के पोस्ट करता हो, जो इनका पूरा ट्रोल आर्मी है, जी जो भी इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, जो भी इस पर कमेंट कर रहे हैं, जो भी इस तरीके का बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सरकार में बैठे हुए जो लोग, हमको तो यह भी अभी सुनने में आया कि जो व्यक्ति जो है कि गिरफ्तार, अब एक लड़का गिरफ्तार हुआ हाँ। जो आप जानते होंगे, नाम नहीं लूंगी, उसके जी। साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दिखा है, बिल्कुल, उसको वो जेल से वीडियो छुड़ा सामने के है। लेकर आ रहा है। हाँ। इसका मतलब यह है कि मोदी जी तो एक ट्वीट कर दिए कि हम्म। नहीं, जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने फोन पर बात किया और ये हालचाल पूछा, ये किया, उन्होंने तो कर दिया अपने आप को, वो अपने ऑफिस को उन्होंने साइड कर लिया और वो भी एक दिखावा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मोदी जी से बड़े मोदी जी के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? कि मोदी जी तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रवक्ता ऐसे व्यक्ति को जेल से छुड़वा के लेकर आ रहा है जो कि एक ट्रोल गैंग चलाता है, जो कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाता है, जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को आप जिसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको आपका प्रवक्ता छुड़ा के लाता है और सामने से साथ में चलकर आता है, साथ में चलकर आता है और ये संदेश देता है कि क्या कर लोगे तुम। ये संदेश है, वो दिखाता है कि पावर हमारा है, सिस्टम हमारा है, सब कुछ हमारा है, इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता। ये वो संदेश देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हम सबको। और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और सारे इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जो कि ये मारने का और सीजीआई को कूटने का और कहीं गाड़ी रोककर पीटने का इस तरह की बात करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी एक बिल्कुल। एक चीज मैं कंचना आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो हमला है, सनातन का नाम दिया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने ये कहा कि सनातन का जो अपमान हुआ वो नहीं सहेगा, और अगले दिन वो ये भी बोलता है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है।
तो ये जो हमला है, ये एक दलित के बड़े पद पर बैठे होने की कुंठा है, या फिर ये जुडिशरी को एक धमकाने की, उसको डराने की भी साजिश हो सकती है कि इस तरह की घटना भी अंजाम हो सकती है? क्या ये एक बड़े उसकी तरफ भी इशारा है जिस पर अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं? यह दोनों है। हम्म। यह दोनों है, क्योंकि हमने भी देखा है कि इन्होंने ढोल बहुत पीटा कि हमने दलित राष्ट्रपति दे दिया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया। लेकिन हमने यह भी देखा कि उसी दलित और आदिवासी राष्ट्रपति को, चाहे वो पार्लियामेंट का उद्घाटन हो, चाहे वो मंदिर का उद्घाटन हो, वहां पर नहीं बुलाया जाता है। हमने देखा कि वहां पर किस तरीके का बर्ताव किया गया कि हम वोट के लिए टोकनिज्म के तौर पर तो आपको दे देंगे, लेकिन आज भी जो हमारी वर्ण व्यवस्था में जो सिस्टम बना हुआ है, और वर्ण व्यवस्था में सबसे टॉप पर जहां हम रूल करते हैं, वहां आपका एंट्री नहीं हो सकता है। यह दोनों संकेत था कि पहला संकेत यह था कि जुडिशरी पे कंट्रोल हमारा रहेगा, हमारा कब्जा रहेगा, हम जो चाहेंगे उस तरीके के फैसले आएंगे जैसे पूर्व में भी आए हुए हैं। और उस पर क्योंकि अदालत में कोर्ट आ चुका हुआ है, चाहे वो राम मंदिर का ले लीजिए, चाहे वो कुछ, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इनका एक मैसेज था कि हमारा कब्जा था जुडिशरी पे और हमारा कब्जा रहेगा जुडिशरी पे, पहला इनका। और दूसरा इनका ये था कि दलित समाज से एक व्यक्ति जो है कैसे वहां पर बैठ सकता है। और अगर वो मानसिकता नहीं होती तो बाद में सोशल मीडिया पे हांडे बांध कर हम्म। गले में जूते से क्यों मारते। इसका मतलब है कि ये दोनों मानसिकता थी। ये मानसिकता यह भी थी कि अपने अतीत को देखो, अपने अतीत में, उस अतीत में हमने तुम्हारे कमर में झाड़ू बांधा था, उस अतीत को देखो, हमने तुम्हारे जो गले में जो है वो मटका बांधा था। और ये अतीत के देखो कि जब तुम्हारी परछाई के तले भी हम नहीं आ सकते थे, तुम्हारी परछाई भी हम पर नहीं पड़ सकती थी, जिनकी परछाई हम पर नहीं पड़ सकती थी, आज उनके फैसलों के भरोसे ये देश चलेगा। तो ये मैसेज दोनों था उनका कि ये सिस्टम हमारा है। चाहे वो, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो, चाहे आप विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहां पर भी इसी सनातनी और कहे जाने वाले अपने आप को, जो अपने आप को रक्षक मानते हैं सनातन धर्म का, वो भरे हुए हैं। चाहे आप मीडिया हाउसेस में चले जाइए, मीडिया हाउसेस में आप एक डिसेंट नोट भी नहीं लगा सकते कि नहीं आपके इस प्रश्न से हमें ऐतराज है। जैसे ही आप बोलोगे वो, जैसे ही आपको जो है कि एकदम सब बौखला जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। और चाहे आप पुलिस प्रशासन में चले जाइए, वहां पर भी आप देखिए कि कुछ जैसे ही होता है पुलिस भेज दी जाती है, किसका कहां पर बुलडोजर भेज दिया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पे लगाम लगाने की कितनी बार कोशिश की, बावजूद इसके आज मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितनी बार उत्तर प्रदेश के लिए आ चुका हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी बुलडोजर हर मुसलमान के घर पहुंच जाते हैं और तमाम लूप होल निकालेंगे। कभी कहेंगे अवैध कब्जा है, कभी कुछ निकाल देंगे, कभी कुछ निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आज भी बुलडोजर नीति इनकी बंद नहीं हो रही। बुलडोजर कभी भी न्याय का रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। ये एक ऐसी मानसिकता है जिसको अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेन में एक जो है कि 3 मुसलमानों को मार देता है एक व्यक्ति, याद है आपको, गोली से भून देता है, और इंडियन फोर्सेस में होता है वो। इसी मानसिकता का एक उपज होता है जो दिन रात इस नफरती भड़काऊ भाषण को देखता है और अपने आप को हिंदू रक्षक मानने लगता है और 3 मुसलमानों को मार देता है ट्रेन में। और यही जो 3 4 5 गुंडे किस्म के लोग ट्रेन में बैठते हैं। महाराष्ट्र का केस आता है, एक बुजुर्ग जा रहा होता अपने परिवार से मिलने, उसका सब कुछ खोल कर देखते हैं, तुम गौ मांस तो नहीं लेकर जा रहे हो, और पूरे रास्ते पर गाली देते हुए, धमकी देते हुए, मारते हुए लेकर जाते हैं। ये वो मानसिकता ये लोग पैदा कर रहे हैं जो समाज को सीधे सीधे नफरत की आग में और दंगों की आग में झोंक देगा। और हमें लगता है कि शायद सीजीआई साहब यही समझते होंगे कि यह देश नफरत और दंगों की आग में न झोंका जाए, और इसलिए उन्होंने जूता ससम्मान वापस लौटा दिया, अपना बड़प्पन दिखाते हुए कि अगर ये कुछ कार्रवाई करते तो ये इनको मौका मिल जाता है इस देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए। इसीलिए शायद उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया जी। लेकिन कंचना जी, आप ट्रोलर्स की बात कर रहे हैं। इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जिसने उसका उसका बाइट चलाया, मैं कई पत्रकारों के, कुछ पत्रकारों के ट्वीट देख रहा था, उनकी वक्तव्य देख रहा था। वो ये संदेश दे रहे थे कि एक चीज ये भी, सब सब ये कहने के लिए कह रहे थे, दिखाने के लिए कि घटना की निंदा करते हैं, लेकिन साथ में लेकिन जोड़ते हुए ये भी कहा कि इससे ये भी समझ में आता है कि हिंदुओं की सहन करने की भी एक सीमा होती है और उसको भी देखना चाहिए।
हिंदुओं की सीमा होती है, हिंदुओं की सहन करने की सीमा होती है। अरे आप पहले, सबसे पहले बात कि आप कौन है? ठेकेदार है हिंदुओं के? आपको ठेका किसने दिया हिंदुओं के? आप सरकार में हैं या आप धर्मगुरु हैं? आप नेता हैं या धर्म गुरु हैं? पहले आपने आप को आइडेंटिफाई करिए। धर्म गुरुओं का काम धर्म गुरुओं के पास रहने दीजिए। जब भेजा इस्तेमाल करेंगे आप धर्म का राजनीति में, तो वहां नफरत के सिवा और कुछ पैदा नहीं होगा। वहां पर ऐसे ही लोग नफरती पैदा होंगे जो सिस्टम तक को नहीं छोड़ेंगे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठा दे तो हम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, हम संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास उठा रहे हैं। और आप सीजीआई पर आप चप्पल फेंकवाओ, आप जूते फेंकवाओ, आप गाली दिलवाओ, आप मारने की धमकी दो, तो उससे कौन सा संवैधानिक संस्था पे विश्वास बढ़ता है? संवैधानिक संस्था पे लोगों का और भरोसा बढ़ता है? कतई नहीं बढ़ता है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो जो भी आज गाली दे रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि कैसे न्यायिक व्यवस्था इनके कब्जे में रहे और दलित समाज से आगे कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। और कोई बने भी, किसी पद पर अगर जाए तो इनके टोकनिज्म के थ्रू जाए और वो उसको असहमत का कोई अधिकार ना हो, वो कोई कुछ बोलने का अधिकार नहीं रखता हो, और जैसा हम कहें वैसा वो करे। और आज भी वर्ड व्यवस्था को मजबूत करने वाले, और मीडिया क्या, मीडिया में बताइए ना कितने एडिटर, मीडिया में कितने एंकर आज हैं दलित समाज से या ओबीसी समाज से? सारे एडिटर वही बैठे हुए हैं, सारे वही। उनको नहीं मालूम है कि पावर का मतलब क्या होता है, उनको नहीं मालूम है कि कुर्सी का मतलब क्या होता है। कुर्सी पर खतरा अगर आएगी तो उनके भी कुर्सी पर खतरा आएगी, इसलिए जाते अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। जी जाते जाते कंचना जी, बस एक सवाल, क्योंकि बिहार का चुनाव घोषित हो गया है। तेजस्वी यादव को मैं कल एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि इस तरीके से महादलितों को, महापिछड़ों को, इनकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी इनको बढ़ाना पड़ेगा, समाज में आगे लाना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी, एनडीए और उनके वो वहां पर मुख्य सरकार चला रहे हैं और आपका सीधा मुकाबला उनसे है, तो इस पूरी घटना से और इसके बाद जिस तरीके से दलितों पर निशाना साधा गया सोशल मीडिया पर, क्या बीजेपी ये खतरा जानबूझकर मोल ले रही है बिहार के चुनाव के बावजूद? बीजेपी ये खतरा जानबूझकर नहीं, बीजेपी का है कि उसका कोई मुद्दा चल नहीं रहा है और उसका एक ही मुद्दा चलता है चुनाव में, नफरत का मुद्दा। वो नफरत का मुद्दा वो बनाना चाहती है। वो उसको मालूम है कि बिहार में जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में वो हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना लेती है, उस तरह का मुद्दा ये बिहार में नहीं बना पाएगी। और कोशिश करके भी हार गई है, कई बार से हार गई है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अभी बिहार के चुनाव में उतरने के लिए और 20 साल की जो सरकार है उनका जवाब देने के लिए। तो ये ऐसे पिच पर, दरअसल हमको नहीं लगता कि ये मुद्दा जो है इनका नफरत वाला वो चल पाएगा बिहार में। लेकिन ये दलित समाज में, ये पिछड़े समाज में एक मैसेज तो जरूर गया है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी ये हमसे कितना नफरत करती है। इनके लिए सत्ता तो पैसे का खेल है ना। आप देखिए कि सत्ता के लिए इन्होंने पैसा बांट दिया बिहार में। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को चुनाव के दिन, अब बीत चलते चुनाव में तो ये पैसा बांट देंगे। इनको लगता है कि वोट तो हम पैसे से खरीद लेंगे, हमारे पास पैसे हैं, हम वोट बांट देंगे। और जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, दलित वोटर उनके चेहरे पर आ जाएगा। और ये चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी को समझना चाहिए कि क्या इन दोनों लोगों ने इस एक्ट को कंडेम किया। आज खुद चिराग पासवान जी सनातन धर्म का चोला पहन के चलते हैं। वो भूल गए हैं कि उनके पिताजी जो है कि वो किस तरीके से राजनीति करते थे। वो भूल गए हैं कि उनके पिताजी पार्लियामेंट में खड़े होके इन सब को, ढोंगी सनातनियों को पानी पिला देते थे। अगर आज उन्हीं के पिता रामविलास पासवान जी के सारे भाषण निकाल कर रख दिए जाए ना, तो ये सनातनियों का क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान जी अपने पिताजी की कुर्सी के अलावा सारी विरासत भूल चुके हुए हैं, उनकी लिगेसी भूल चुके हुए, उनकी सोच भूल चुके हुए हैं। तो ये उनको भी समझना चाहिए। आज बिहार के दलित समाज को भी सोचना चाहिए कि जो उनके पक्ष में नहीं बोल सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी कुर्सी के बारे में सोचता है, तो क्या उनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज ये बिहार के पिछड़े और दलित समाज के लिए एक सोचने का समय आ गया है, उनके लिए भी एक परिवर्तन का समय आ गया है। कि चाहे वो, आप देखिए ना, चाहे अमित शाह जी बोले पार्लियामेंट में कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, है ना, उस पर भी चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोले।
ना जीतन राम मांझी मांझी जी कुछ बोले। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते फेंके गए तब ना दोनों लोग के उस पर आवाज निकला। किस बात के लिए ये अपने आप को दलित समाज का संरक्षक मानते हैं? ये तो कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी ना बाबा साहब के लिए स्टैंड लेते हैं, कभी ना अपने पिताजी के लिए स्टैंड लेते हैं, कभी ना सीजीआई के लिए स्टैंड लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के समझौता के लिए काम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी, आपने समय निकाला, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि देश में शांति, सद्भाव और प्रेम वो मजबूत होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।